अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरॉयड हार्मोन्स और उनकी साइट ऑफ प्रोडक्शन और मेजर हम देखेंगे कि इनकी सिंथेसिस कैसे होती है और सिंथेसिस के दौरान कौन कौन सी एंजाइम डेफिशिएंसीज इसके अंदर हो सकती हैं और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे और इसके अलावा थोड़े से फंक्शंस डिस्कस करेंगे कि किस हार्मोन का बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले स्टीरॉयड हार्मोन जो हैं इनकी क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो तीन इनकी क्लासिफिकेशन मतलब तीन इनकी आगे क्लासेस हैं। पहली जो है दैट इज़ मिनरलोकोर्टिकॉइड जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन आ जाता है। सेकंड वन इज़ ग्लूकोकोर्टिकॉइड जिसके अंदर कॉर्टिसोल आ जाता है। मिनरलोकोर्टिकॉइड और ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स को कलेक्टिवली कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। और इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं जिसके अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजेंस आ जाते हैं। साइट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की तीन लेयर होती हैं। फर्स्ट वन इज़ जोना ग्रैन्युलोसा, सेकंड इज़ जोना फेसिक्युलेटा एंड थर्ड इज़ जोना रेटिकुलरिस। जो जोना ग्रैन्युलोसा है उससे एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, फेसिक्युलेटा से कोर्टिसोल की प्रोडक्शन होती है और रेटिकुलरिस से एंड्रोजेंस बनती हैं। और आगे हम सिंथेसिस में देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन जो है कोलेस्ट्रॉल जब इसका प्रिकर्सर है स्टीरॉयड हार्मोन का, तो कोलेस्ट्रॉल से आगे जब सिंथेसिस स्टार्ट होती है और प्रेग्निनोलोन बनता है तो सबसे पहले जो है वो प्रोजेस्टेरोन बनता है। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी सिक्रेट होता है। इसके अलावा ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनते हैं। टेस्टिस के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन बनता है और प्लेसेंटा से जो है वो प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है। इसके बाद आ जाते हैं सिंथेसिस। अब सिंथेसिस में जो स्टीरॉयड हार्मोन है सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन जो हैं उनका प्रिकर्सर जो है दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का जो सोर्स होता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, जो लिपोप्रोटीन्स होती हैं उससे भी आ सकता है, और कोलेस्ट्रॉयल एस्टर्स। कोलेस्ट्रॉयल एस्टर्स के ऊपर जब एंजाइम एस्ट्रेज एक्ट करता है तो ये कोलेस्ट्रॉयल एस्टर्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल देती हैं और ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। जब ये साइटोप्लाज्म में यानी कि जो इनकी साइट ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो है वो अगर सेल्स की बात करें जहाँ पे इनकी सिंथेसिस होनी है तो कोलेस्ट्रॉल साइटोप्लाज्म में है। तो साइटोप्लाज्म से पहले वो मूव करेगा टू द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बाद यहाँ पे होती हैं स्टार प्रोटीन। स्टार प्रोटीन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है उसको रेगुलेट करती हैं। और स्टार प्रोटीन जो है इनकी फुल फॉर्म है स्टीरॉयडोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करती हैं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो कोलेस्ट्रॉल मूव कर रहा होता है उसको ये रेगुलेट करती हैं। तो ये एक कंट्रोल पॉइंट है या चेक पॉइंट है। देन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी आगे फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन होनी है और आगे स्टीरॉयड हार्मोन्स बनने। तो स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस के अंदर जितने भी हार्मोन्स जितने एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो सारे साइटोक्रोम P450 के एंजाइम्स हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के जो है वो 27 कार्बन कंपाउंड है। इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें होनी है। एक तो इसकी जो साइड चेन है उसकी क्लीवेज होनी है, सेकंड जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होनी है। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की साइड चेन की क्लीवेज होगी। कोलेस्ट्रॉल जो है उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा दैट इज़ कॉल्ड एज डेस्मोलेज जो P450 का एंजाइम है और इस एंजाइम का दूसरा नाम है कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज एंजाइम। ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देता है इनटू द प्रेग्निनोलोन। प्रेग्निनोलोन जो है दैट इज़ 21 कार्बन कंपाउंड और ये एक पेरेंट कंपाउंड है फॉर ऑल द स्टीरॉयड हार्मोन्स। कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्निनोलोन बनेगा। अब प्रेग्निनोलोन के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज और ये क्या करवाता है, ये आइसोमराइजेशन और ऑक्सीडाइज करेगा प्रेग्निनोलोन को इनटू द प्रोजेस्टेरोन। तो प्रेग्निनोलोन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन बन गया, प्रोजेस्टेरोन से ही आगे जो है वो हमारा मिनरलोकोर्टिकॉइड भी बनेगा, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स भी बनेगा और
प्रोजेस्टेरोन से ही आगे जाके हमारे एंड्रोजेंस बनेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में प्रोजेस्टेरोन जो है जब उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन। 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन के ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करेगा, दैट इज़ 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, जो इस 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देगा इनटू द कोर्टिकोस्टेरोन। नाउ कोर्टिकोस्टेरोन के ऊपर जो है वो एल्डोस्टेरोन सिंथेज एक्ट करेगा और एल्डोस्टेरोन बन जाएगा। और एल्डोस्टेरोन हमें पता है इट इज़ अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। देन इसके अलावा जो दूसरा पाथवे हो सकता है उसमें ये है कि प्रोजेस्टेरोन के ऊपर अगर 11 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा तो वो प्रोजेस्टेरोन को कन्वर्ट कर देगा इनटू द 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के अंदर। 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो है ये भी आगे फर्दर दो पाथवेज में जा सकता है। पहला पाथवे क्या है कि अगर इसके ऊपर 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करे, यही वाला सेम एंजाइम अगर यहाँ पे एक्ट करेगा तो वो 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को कन्वर्ट कर देगा इनटू द 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल के अंदर। 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, जो कि यही एंजाइम है जिसने 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन को कन्वर्ट किया था इनटू द कोर्टिकोस्टेरोन। यही एंजाइम यहाँ पे एक्ट करेगा 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, जो डीऑक्सी कोर्टिसोल को कन्वर्ट कर देगा इनटू द कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल जो है ये हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। देन हमारा दूसरा पाथवे जो हो सकता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का, उसमें ये है कि अगर 1720 लाइज एंजाइम एक्ट करेगा तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू द एंड्रोस्टेनिडायोन के अंदर। एंड्रोस्टेनिडायोन के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डीहाइड्रोजिनेज, और वो इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा एरोमाटेज, और वो इसको एस्ट्राडायोल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजियाज। कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजियाज में जो है वो एंजाइम की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं। तो पहली जो एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है दैट इज़ 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। ये जो एंजाइम है 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डीहाइड्रोजिनेज, ये क्या करता है, प्रेग्निनोलोन को कन्वर्ट करता है इनटू द प्रोजेस्टेरोन। जो हमारा ये वाला रिएक्शन था कि जिसने प्रेग्निनोलोन को कन्वर्ट किया था इनटू द प्रोजेस्टेरोन। तो अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रेग्निनोलोन प्रोजेस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। जब प्रेग्निनोलोन प्रोजेस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी ना ही कोई मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनेगा, ना ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनेगा, ना ही एंड्रोजेंस, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बनेगा और ना ही आगे जाके ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये बन सकते हैं, हार्मोन्स जो हैं बन सकते हैं। ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनेंगे, ना मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनेंगे, ना टेस्टोस्टेरोन बनेगा, तो कोई भी हार्मोन आगे जाके नहीं बन सकता। तो इसमें क्या होगा कि जब कोई भी हार्मोन नहीं बन रहा तो अब हमें पता है एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है कि इसने बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है, वाटर रिटेंशन करवाता है। तो जब हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी कि एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो क्या होगा कि एक्सेसिव सॉल्ट का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट जो डेफिशिएंसी आती है दैट इज़ 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। और इसके अलावा जो ये पहली है डेफिशिएंसी दैट इज़ 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। इसके अंदर कोई भी सेक्स हार्मोन भी नहीं बन रहा, तो फीमेल लाइक जेनिटेलिया हो जाता है, मतलब इसमें अंदर फीमेल लाइक जेनिटेलिया होगा। नेक्स्ट डेफिशिएंसी है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। ये जो एंजाइम है ये कन्वर्ट करता है प्रोजेस्टेरोन को इनटू द 17 अल्फा डी ऑक्सी प्रोजेस्टेरोन। ये
ये वाला एंजाइम अगर डेफिशिएंट होगा जिसने प्रोजेस्टेरोन को कन्वर्ट किया इनटू 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, अब जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो हमें पता है कि जब ये एंजाइम डेफिशिएंट है तो प्रोजेस्टेरोन से आगे 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, और जब ये नहीं बनेगा तो आगे हमारे पास कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन नहीं बन सकता। तो ये वाला पाथवे स्टॉप हो जाएगा। जब ये वाला पाथवे स्टॉप हो जाएगा तो ये वाला पाथवे ज़्यादा होगा जिसकी वजह से एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी एल्डोस्टेरोन की। जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली एल्डोस्टेरोन का काम क्या है कि इसने सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है और वाटर रिटेंशन करवानी है। जब ये एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा, वाटर और सॉल्ट बॉडी के अंदर ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी। और कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन यानी कि सेक्स हार्मोन जो हैं वो डेफिशिएंट होंगे इस केस में। थर्ड जो हार्मोन डेफिशिएंसी है दैट इज़ 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। अब 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी अगर होगी, हम यहाँ देखें, जो प्रोजेस्टेरोन को कन्वर्ट करता है इन 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन और 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को कन्वर्ट करता है इनटू द 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल। यानी ये हार्मोन ये एंजाइम जो है ये दो जगहों पे एक्ट कर रहा है। तो अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एल्डोस्टेरोन यानी कि मिनरलोकोर्टिकॉइड भी नहीं बनेगा, ग्लूकोकोर्टिकॉइड भी नहीं बनेगा। तो ये दो हार्मोन तो डेफिशिएंट हो जाएंगे क्योंकि ये नहीं बनेंगे। तो एज अ रिजल्ट ये वाला पाथवे ज़्यादा चलेगा और इसमें हमारे पास क्या होगा कि सेक्स हार्मोन जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। जब ये हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो इससे क्या होगा कि क्योंकि एल्डोस्टेरोन नहीं है, कोर्टिसोल नहीं है, एल्डोस्टेरोन नहीं है, तो एक्सेसिव सॉल्ट का लॉस होगा इन यूरिन। और अगर सेक्स हार्मोन ज़्यादा हैं तो मेल के अंदर जो है वो विरलाइजेशन हो जाती है। विरलाइजेशन मीन्स के उनके अंदर अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है। और फीमेल्स के अंदर मस्कुलिनाइजेशन हो जाती है। मस्कुलिनाइजेशन मीन्स कि उनके अंदर जो है वो मेल के जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। फोर्थ जो डेफिशिएंसी है दैट इज़ 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज क्या कर रहा था, डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन को कन्वर्ट कर रहा था इनटू द कोर्टिकोस्टेरोन और 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल को कन्वर्ट कर रहा था इनटू द कोर्टिसोल। अगेन जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो दोनों ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और मिनरलोकोर्टिकॉइड्स ये दोनों नहीं बनेंगे। ये नहीं बनेंगे, अगेन वही सेक्स हार्मोन ज़्यादा होगा और वही फीचर्स जो हैं जो कि इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी थे, वही फीचर्स जो हैं फिर यहाँ पे आएंगे। और इन सारे जो डेफिशिएंसीज हैं इनको हम कहते हैं कलेक्टिवली कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजियाज। और इसमें से सबसे कॉमन जो है दैट इज़ 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। इनको कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ख़ासकर जो कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल के लिए जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है वो आता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज़ करता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो ACTH रिलीज़ करता है और ACTH आके एक्ट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, और एड्रीनल कॉर्टेक्स से फिर कोर्टिसोल की प्रोडक्शन होती है। तो जब हमारे पास कोर्टिसोल नहीं बनेगा, कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी होगी, तो ACTH बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जब ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से तो वो एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा, बार बार उस स्टिमुलेट करवाएगा उसको, जिसकी वजह से एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। तो इसलिए इन डेफिशिएंसीज को हम कलेक्टिवली एड्रीनल हाइपरप्लेजियाज कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। अब हमें पता है कि स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं दे आर लिपोफिलिक, यानी कि ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, और इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं विद इन द सेल, यानी कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास। सो ये लिपोफिलिक होते हैं, इसलिए ब्लड के अंदर इनको कैरियर्स चाहिए होते हैं, यानी कि ये ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, इनको ब्लड के अंदर स्पेसिफिक
कैरियर चाहिए होते हैं। कुछ स्पेसिफिक कैरियर्स होते हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक कैरियर्स होते हैं। तो ब्लड के अंदर जो इनके कैरियर्स होते हैं, फर्स्ट जो कैरियर है दैट इज़ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है दैट इज़ नॉन स्पेसिफिक कैरियर, यानी कि वो किसी भी स्टेरॉयड हार्मोन को अपने साथ बाइंड करके ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और दूसरा जो ट्रांसपोर्टर है दैट इज़ ट्रांसकोटिन। ट्रांसकोटिन जो है ये कोर्टिसोल का एक ट्रांसपोर्टर है जो कोर्टिसोल को ट्रांसपोर्ट करवाता है इन द ब्लड। जो नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होते हैं वो लूजली बाउंड करते हैं, और जो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होते हैं लाइक ट्रांसकोटिन वो टाइटली बाउंड करते हैं विद हार्मोन। अब ब्लड में कैरियर के थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट होके अपने टारगेट सेल तक आएगा स्टेरॉयड हार्मोन। देन क्योंकि ये लिपोफिलिक है ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ कर देगा। डिफ्यूज़ करके जब ये अंदर जाएगा इसका रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में होगा या फिर न्यूक्लियस में होगा, और वहाँ पे क्या बनेगा, रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल अगर रिसेप्टर जो है वो साइटोप्लाज्म में है तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पे रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स बन गया। ये रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स न्यूक्लियस में जाएगा, वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा और डाइमर्स बनेंगे। डाइमर्स जो हैं ये बाइंड करते हैं विद हार्मोन रिसेप्टर हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ। हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ जब ये बाइंड करेंगे और अलॉन्ग विद एक्टिवेटर प्रोटीन ये एक्ट करेंगे ऑन द डीएनए। सो हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स न्यूक्लियस में गया, वहाँ पे डाइमराइज हुआ। डाइमराइज होने के बाद ये बाइंड किया विद हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा कि अलॉन्ग विद एक्टिवेटर प्रोटीन्स ये एक्ट करेगा ऑन डीएनए। डीएनए के ऊपर स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होंगी, ये वहाँ पे करवाएगा जीन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनेगा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जाएगा, मूव करेगा इनटू द साइटोप्लाज्म राइबोसोम्स के पास, और वहाँ पे ये करवाएगा ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, और आगे जाके एक्टिवेटेड प्रोटीन्स बनेंगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है कि ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाता है। अब जब सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाएगा तो ऑटोमेटिकली वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि हमें पता है कि वाटर हमेशा जो है वो सोडियम को फॉलो करता है। अब एल्डोस्टेरोन जो है कौन सी चीज़ है जो इसकी प्रोडक्शन को जो है वो स्टिमुलेट करती है। सबसे पहला कि बॉडी के अंदर अगर सोडियम पोटेशियम रेशियो अगर डिक्रीज़ कर गया, यानी कि सोडियम का लेवल बॉडी के अंदर कम हो गया और पोटेशियम ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन जो है वो उसकी प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है जो इसको स्टिमुलेट करती है दैट इज़ एंजियोटेंसिन 2। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। जब सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी, पोटेशियम ज़्यादा होगा, तो हमें पता है कि एल्डोस्टेरोन सोडियम रीअब्जॉर्ब करवाता है, पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाता है। तो जब सोडियम कम है बॉडी के अंदर, बॉडी को अब सोडियम चाहिए, तो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा और वो क्या करवाएगा, किडनी के ऊपर एक्ट करेगा और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। और पोटेशियम के लेवल्स बॉडी के अंदर ज़्यादा हैं तो वो क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाएगा। और हमें पता है कि एंजियोटेंसिन 2 कब रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर, जब बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर बॉडी का कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर जब ड्रॉप होता है तब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्चुअली वर्क कैसे करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है। एल्डोस्टेरोन वाटर और सॉल्ट की रिटेंशन करवाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। सेकंड, और यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि एंजियोटेंसिनोजिन होता है जो कि लीवर से प्रोड्यूस होता है, और जब हमारे पास हाइपोटेंशन होती है तो किडनी से रेनिन रिलीज़ होती है और वो एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करती है इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर एस जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो एक्ट करता है और वो उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को इनटू एंजियोटेंसिन 2।
तो वो पेशेंट जिनके अंदर रेनिन हाइपरटेंशन हो, रेनिन डिपेंडेंट हाइपरटेंशन, उनको हम एस इनहिबिटर्स देते हैं, क्योंकि अगर रेनिन डिपेंडेंट हाइपरटेंशन है तो क्या है कि रेनिन रिलीज़ हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली अल्डोस्टेरोन को ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही है। तो हम एस इनहिबिटर्स देते हैं ताकि एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 ना बने और अल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। सेकंड जो है दैट इज़ कोर्टिसोल। कोर्टिसोल को दूसरा नाम स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। कोर्टिसोल जो है ये रिलीज़ कैसे होता है? सबसे पहले हमारे पास जो है जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो ACTH रिलीज़ करता है। ACTH जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। वहाँ पे वो क्योंकि हमें पता है कि ACTH जो है वो CAMP पाथवे यूज़ करता है, तो वो क्या करेगा कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट होंगी और वही CAMP का लेवल इंक्रीज़ होगा, प्रोटीन काइनेज A एक्टिव होगा। प्रोटीन काइनेज A जब एक्टिव होगा तो वो फॉस्फोराइलेशन करवाता है एस्ट्रेज एंजाइम की। जब एस्ट्रेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर एक्ट करेगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल बनेगा। और कोलेस्ट्रॉल जब बनेगा तो फिर वही सारी सेंसेस होगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज़ प्रिकर्सर। तो कोलेस्ट्रॉल से फिर आगे जो है वो कोर्टिसोल बनेगा। अब कोर्टिसोल जो है ये क्या करवाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। और अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है और ये इम्यूनो सप्रेसिव है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो होते हैं जो मिनरलोकोर्टिकॉइड है, ये जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होता है। कोर्टिसोल जो होता है ये जोना रेटिकुलरिस से सिक्रीट होता है। और एंड्रोजन जो है ये कोर्टिसोल जो होता है ये जोना फेसिकुलेटा से सिक्रीट होता है। और एंड्रोजन जो है ये जोना रेटिकुलरिस से सिक्रीट होते हैं। एंड्रोजेंस हमारे पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर एंड्रोजन बनते हैं, दे आर वीक एंड्रोजेंस। लेकिन यानी कि लाइक जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था एंड्रोस्टेनिडायोन, ये हमारे पास वीक एंड्रोजन होता है। लेकिन इनके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है एरोमाटेज। एरोमाटेज इनको कन्वर्ट करता है इनटू द टेस्टोस्टेरोन, यानी मेल के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होगा जो कि स्ट्रॉन्ग एंड्रोजन है, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होगा जो कि ओवरीज के अंदर बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमाटेज एंजाइम। अब फीमेल्स के अंदर आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन हो रही होती है, लेकिन ओवरीज में नहीं होती, तब ब्रेस्ट में हो रही होती है। तो जिन फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है उनके अंदर हम एरोमाटेज इनहिबिटर देते हैं ताकि एस्ट्रोजन जो है वो ना बने। उसके बाद जो स्टेरॉइड हार्मोन्स आ जाते हैं उसके अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं। अब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सबसे पहले हमारे पास हाइपोथैलेमस जो है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, और वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करता है ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH एंड LH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। वही सर्कुलेशन के थ्रू आएंगे और एक्ट करेंगे अपने टारगेट सेल पे। हमें पता है कि लाइक ACTH, ये FSH और LH भी साइक्लिक AMP पाथवे को यूज़ करते हैं। वही जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, CAMP यानी कि साइक्लिक AMP का लेवल ज़्यादा होगा, जी प्रोटीन प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट होंगे और सारा प्रोसेस होगा। अब FSH जो है ये फीमेल्स के अंदर ओवेरियन यानी कि फॉलिकल्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, और FSH जो मेल के अंदर जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। यानी कि मेल के अंदर जो है FSH हमें पता है कि ये सेटोलिसाइड के साथ बाइंड करता है और जो फ्लूइड प्रोडक्शन होती है उसको मेंटेन करता है और साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये जब एक्ट करेगा तो फीमेल के अंदर जो है
ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन करवाता है, और मेल के अंदर जो है ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है। अब मेल के अंदर हमें पता है कि लुटेनाइजिंग हार्मोन जो है ये बाइंड करता है विद लेडिक सेल्स, और लेडिक सेल से जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो आगे जाके सेटोली सेल पे एक्ट करता है और आगे स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। जो इसके अलावा जो है यानी कि विटामिन डी, रेटिनोइक एसिड यानी कि विटामिन ए, और इसके अलावा TSH, इनका एक्शन भी जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स की तरह होता है, यानी कि जो इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है वो स्टीरॉयड हार्मोन की तरह होता है। वही कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, डिफ्यूज़ करके आगे रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स बनाएंगे, रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स डायमराइज होगा और वो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड करेगा। हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट जो है एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ मिलके DNA के ऊपर एक्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, देन ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी और एक्टिवेटेड प्रोटीन्स बनेगी। तो स्टीरॉयड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, विटामिन डी एंड रेटिनोइक एसिड, इन सब का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज़ सेम। अब लास्ट ये कि ये जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं लीवर के अंदर ये इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव कैसे होते हैं कि जो इनके अंदर अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, साथ इनकी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है और इसकी वजह से ये इनएक्टिव हो जाते हैं। देन लिवर के अंदर ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ इनकी कॉन्जुगेशन होती है, और कॉन्जुगेशन जब उनकी होती है तो ये वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल जब होते हैं तो ये इजीली फेसेस और यूरिन में एलिमिनेट हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी। तो ये सारा जो था कंप्लीट जो है अबाउट स्टीरॉयड हार्मोन के वो सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं, फिर उनकी सिंथेसिस के पाथवे क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, और सब स्टेरॉयड हार्मोन्स का बॉडी के अंदर क्या फ़ंक्शन है, सबका अलग अलग फंक्शन जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और देन ये बॉडी के अंदर जो है वो इनकी एलिमिनेशन कैसे होती है फ्रॉम द बॉडी। थैंक यू।